12 मार्च 1993 ये वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बिल्कुल चरम पर था और इसी गहमा-गहमी के बीच एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिसका मकसद देश को अंदर से पूरी तरह तोड़ देना था। इस विश्लेषण में हम उन सबूतों और घटनाओं की कड़ियों को एक साथ जोड़ेंगे जो हमें दिखाती हैं कि कैसे एक बेहद खतरनाक योजना अपने अंजाम के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। सच कहूं तो चार मीनार की साजिश के पीछे की ये कहानी किसी भी थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए इस घटना के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर चलते हैं, जहां हर मोड़ पर बस खतरा ही खतरा छिपा था। चलिए इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने टेंशन में क्यों हो? रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में गूंजा ये सवाल सिर्फ एक आम सवाल नहीं था, बल्कि पनप रहे एक बहुत बड़े रहस्य की पहली झलक थी। उस डिब्बे में 22 साल का एक नौजवान बैठा था जिसका नाम फैजान था। उसकी आंखें बिल्कुल धसी हुई थीं और उसने अपनी गोद में एक भारी काले रंग का बैग कस कर दबा रखा था। उस बैग की जिप को उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी उंगलियों के पोर तक सफेद पड़ गए थे। फैजान के ठीक सामने बैठी 50 वर्षीय सुनीता देवी ने उसकी इस घबराहट को भांप लिया और यही सवाल पूछा था। लेकिन फैजान के लिए उस डिब्बे में मौजूद हर इंसान एक खतरे जैसा था, क्योंकि उसे बस एक ही हुक्म मिला था, किसी भी कीमत पर उस काले बैग की हिफाजत करना। कोई इंसान अपने जुनूनी मंसूबे के आगे अपनी बुनियादी ज़रूरतें तक कैसे भूल सकता है? फैजान इसका जीता जागता सबूत था। जरा सोचिए, 18 घंटे ना कुछ खाया, ना एक बूंद पानी पिया, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक विनाशकारी आदेश घूम रहा था। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ एक नीली नाइट लैंप जल रही थी। जैसे ही ट्रेन ने बॉर्डर पार किया, फैजान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। एक अनजाना सा डर उसके दिल में बैठ रहा था, क्योंकि अब वो एक ऐसी सीमा में आ चुका था जहां से उसका असली और बेहद खौफनाक इम्तिहान शुरू होने वाला था। इस घुटन भरे माहौल में जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो था दबाव में बोला गया एक सफ़ेद झूठ। रात के करीब 11 बज रहे थे, तभी वर्दी पहने एक टीटीई टिकट चेक करने के लिए डिब्बे में आ गया। उसने सोए हुए फैजान को कंधे से हिलाकर उठाया और टिकट मांगा। जब उस टीटीई की नज़र उस भारी काले बैग पर पड़ी और उसने सवाल किया, तो फैजान की जान हलक में आ गई। उसने तुरंत एक कहानी गढ़ दी कि उसमें किताबें और कुछ औजार हैं। उस तजुर्बेकार टीटी को कुछ शक जरूर हुआ। उसने फैजान को घूर कर देखा, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से वो आगे बढ़ गया। ट्रेन के उस छोटे से हिस्से में जो तनाव था, वो सच में किसी भी पल फट सकता था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। घटनाओं की कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं, ये देखना बहुत अहम है। एक धीमी गति का ट्रेन सफर अब अचानक एक टिक टिक करती टाइम बॉम्ब की घड़ी में बदल रहा था। रात 11 बजे का वो डरावना सफर अगली दोपहर हैदराबाद के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म होता है और यहाँ से घटनाओं की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है। अब ये मिशन छिपकर रहने का नहीं था, बल्कि इसे अंजाम देने का वक्त आ गया था। दोपहर 12:25 पर उस डिवाइस का सेट होना और 1:15 का टाइमर, ये हमें दिखाता है कि तबाही का वो पल कितनी तेजी से करीब आ रहा था। हैदराबाद की चिलचिलाती धूप और मशहूर बिरयानी की खुशबू के बीच फैजान ने एक पीसीओ से भाईजान नाम के अपने हैंडलर को फ़ोन किया। बस एक छोटी सी कॉल, ये बताने के लिए कि वो पहुंच गया है। इसके बाद उसने एक ऑटो लिया। ऑटो ड्राइवर ने अपने चिर परिचित हैदराबादी अंदाज में फैजान से कहा कि जो इस शहर में आता है वो यहीं का हो जाता है। ये कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ शहर का अपनापन और दूसरी तरफ फैजान का वो काला मकसद। चार मीनार पहुंचने पर फैजान ने जल्दी में 500 रुपये का नोट थमाया और छुट्टे वापस लेने से ही इनकार कर दिया। ऑटो ड्राइवर बेचारा बस हैरान खड़ा रह गया, ये समझे बिना कि ये कोई दरियादिली नहीं थी, बल्कि वहां से जल्द भागने की एक घबराहट भरी कोशिश थी। अब यहाँ जो होता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। दोपहर के 12:25, चार मीनार का पिलर नंबर 3। वहां भारी भीड़ थी, टूरिस्ट थे, फेरी वाले थे और सुरक्षा भी कड़ी थी। फैजान जानबूझकर एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ हो। उसने देखा कि बहुत से लोग एक साथ सेल्फी ले रहे थे और वहीं पिलर के पास एक अंधेरा सा कोना था। वो बिल्कुल चुपचाप उस खंभे की ओट में खिसक गया। इतने कड़े पहरे और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी के बीच किसी का इस तरह छिप जाना, ये साफ दिखाता है कि हमारे भीड़भाड़ वाले इलाके सुरक्षा के लिहाज से कितने संवेदनशील हो सकते हैं। किसी भी आम दिन को एक बुरे सपने में बदलने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी। फैजान ने कांपते हाथों से अपने बैग से वो बड़ी सी लाल रंग की डिजिटल विस्फोटक मशीन बाहर निकाली।
उसने सॉकेट के उन उलझे हुए तारों में कुछ तकनीकी बदलाव किए और टाइमर को ठीक 11:15 पर सेट कर दिया। इसका मतलब था कि उस दौड़ते भागते शहर के पास अब सिर्फ 50 मिनट बचे थे। किसी की नजर न पड़े इसके लिए उसने उस डिवाइस को पिलर के एक छेद में रखा और एक पुराने कपड़े से उसे ढक दिया। इसके बाद अपना खाली बैग वहीं छोड़कर वो दूर एक बिरयानी के ठेले पर चला गया ताकि अपनी आंखों से उस तबाही का नज़ारा देख सके। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधे इंसानी फितरत से जुड़ा है। चार मीनार पर 3 कॉलेज के दोस्त सूरज, सलीम और राकेश मस्ती कर रहे थे। एक फोटो खींचने के बाद जब राकेश ने उसे कैमरे में जूम किया तो उसे पिलर के नीचे एक अजीब सी लाल रंग की रोशनी दिखी। जब उन्होंने वो कपड़ा हटाया तो उनके होश उड़ गए। वहां एक बम था। अब यहाँ 2 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ सूरज है जो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भीड़ को चीरता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ सलीम और राकेश हैं जो कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां मौजूद बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए वहीं डटे रहने का फैसला किया। और यही वो एक फैसला था जिसने आगे चलकर अनगिनत जानें बचा लीं। सलीम ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम को डायल किया। ये कोई आम सूचना नहीं थी, ये एक हताश लेकिन बेहद साहसी कॉल थी। दूसरी तरफ पास के थाने में इंस्पेक्टर रंजीत सिंह मौजूद थे। वे अपनी ईमानदारी और कड़क मिजाज के लिए वैसे ही काफी मशहूर थे। जब उन्हें फोन पर सलीम की दहशत भरी आवाज में वो टाइमर चलने की बात सुनाई दी तो उन्होंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। सही वक्त पर की गई एक फोन कॉल इतिहास कैसे बदल सकती है, ये घटना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके बाद पुलिस ने जो किया वो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। सिर्फ 5 मिनट के भीतर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंच गईं। देखते ही देखते पूरा इलाका एक छावनी में बदल गया और 500 मीटर का दायरा पूरी तरह से खाली करा लिया गया। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह सीधे सलीम और राकेश के पास पहुंचे। जब उन्होंने खुद उस बम को देखा तो उनके माथे पर भी पसीना आ गया। तुरंत बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञ अकरम को बुलाया गया जो अपनी भारी भरकम सुरक्षा किट पहनकर वहां पहुंचे। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या थी? टाइमर पर अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अब अकरम के सामने जो चुनौती थी वो सच में रूह कंपा देने वाली थी। वो सर्किट इतना पेचीदा और खतरनाक था कि अकरम पसीने से तरबतर हो गया। उसने इंस्पेक्टर को साफ बता दिया कि अगर एक भी गलत तार कटा तो पूरा का पूरा इलाका हवा में उड़ जाएगा। सामने 2 तार थे, एक नीला और एक हरा। अकरम को समझ नहीं आ रहा था कि कटर किस पर चलाया जाए। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये हजारों जिंदगियों के भाग्य का फैसला था जो महज चंद सेकंड के भयंकर दबाव में किया जाना था। और फिर समय सिकुड़कर सिर्फ एक संख्या पर आ टिका। 60 सेकंड, 59, 58, 57। डिजिटल स्क्रीन पर तेजी से गिरते हुए हर एक नंबर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर की धड़कनें तेज हो रही हों। हवा में एकदम सन्नाटा छा गया था। थोड़ी दूर खड़े सलीम और राकेश बस दुआ कर रहे थे। मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च, ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह बस प्रार्थनाओं का दौड़ चल रहा हो। एक तरफ दूर खड़ा फैजान हैरान था कि पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई, और दूसरी तरफ अकरम मौत के उस टाइमर के बिल्कुल सामने बैठा अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। अकरम ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और नीले तार पर कटर चला दिया। अचानक सब कुछ ठहर गया। टाइमर ठीक 10 सेकंड पर आकर रुक गया। वो जो लाल चमकती हुई बत्ती थी वो हमेशा के लिए बुझ गई। अकरम वहीं जमीन पर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, बम डिफ्यूज हो गया सर। ये सिर्फ एक मशीन का रुकना नहीं था, ये उस तबाही के रुकने का ऐलान था जिसे 18 घंटे पहले एक ट्रेन के सफर में शुरू किया गया था। उन बचे हुए 10 सेकंड ने चार मीनार और उसके आसपास खड़े हर एक इंसान को एक नया जीवन दे दिया। खतरा टल चुका था। जहां कुछ पल पहले मौत का सन्नाटा पसरा था, वहां अब राहत की तालियों की गूंज थी। भीड़ ने सलीम और राकेश को खुशी से अपने कंधों पर उठा लिया था। और तभी एक और दिलचस्प चीज हुई। वो ऑटो ड्राइवर जिसे फैजान ने 500 रुपए की टिप दी थी, वो दौड़ता हुआ पुलिस के पास आया। उसने बताया कि वो संदिग्ध लड़का वहीं दूर एक ठेले पर बैठकर बिरयानी खा रहा है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने बिना देरी के अपनी टीम को इशारा किया। फैजान ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच ही लिया। साजिश का वो मोहरा अब पूरी तरह से कानून की गिरफ्त में था। शाम ढल चुकी थी और चार मीनार की रोशनी फिर से जगमगा उठी थी। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने सलीम और राकेश को अपने ऑफिस बुलाया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने डर से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना है।
तब सलीम ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जो इस पूरी घटना का असली निचोड़ है। अपने घर को बचाना कोई बहादुरी नहीं, हमारा फर्ज है। बिल्कुल सही बात है। जब नागरिक अपना फर्ज इस तरह से समझने लगते हैं तो फिर कोई भी आतंकवादी मंसूबा कभी सफल हो ही नहीं सकता। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है। उस दिन चारमीनार पर जो बम रखा गया था, उसका मकसद सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत को गिराना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में डर और नफरत फैलाना था। लेकिन फैजान की उस साजिश को किसी हथियार ने नहीं, बल्कि सलीम, राकेश और अकरम जैसे आम लोगों के साहस और एकजुटता ने हरा दिया। तो अगली बार जब भी हम समाज में तनाव देखें, तो हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम उस खतरे के सामने बिखर जाएंगे या फिर एक साथ मिलकर एक ऐसी अटूट ढाल बनेंगे जिसे दुनिया का कोई भी खौफ नहीं तोड़ सकता। इस प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा जागरूक बने रहिए।